चलिए, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे लेक्चर 2। ये हमारा लेक्चर 2 है और इस लेक्चर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी हम चर्चा करने वाले हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि क्या सरकार केवल टाइगर को ही प्रोटेक्ट कर रही है? नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर भी है, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसोरस भी है, प्रोजेक्ट घड़ियाल भी है, प्रोजेक्ट रेड पांडा भी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर ने चला रखे हैं। लेकिन हमें क्लास 10 में एनसीईआरटी में केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ना है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई टाइगर को हमें क्या करना है, बचाना है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका 1973 में लॉन्च किया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइंड रैपिडली इन इंडिया। मतलब टाइगर की संख्या बहुत पहले 55,000 थी, यानी 55,000 टाइगर की संख्या थी और घटते घटते टाइगर की संख्या कितनी हो गई थी? 18,000 पे आ गई थी। तो सरकार को भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब ये टाइगर की संख्या क्यों इतनी कम हो गई? मैंने पहले भी बताया, पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि वन हॉर्न राइनोसोरस का लोग नाक काट देते थे, डियर का लोग ऊपर का सिंग काट देते थे, हाथी का दोनों दांत काट देते थे। तो टाइगर का भी जो है स्किन के लिए लोग टाइगर को क्या करते थे? मार देते थे। मतलब इसको इलीगल पोचिंग हम लोग कह सकते हैं, हंटिंग कह सकते हैं। तो उसके चलते जो है टाइगर की संख्या क्या होने लगी? हमारे यहाँ पे कम होने लगी। तो इसलिए जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन रीजन क्या हुआ? पोचिंग एंड हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। जंगल को हमने काट दिया, अब जंगल को काटेंगे तो टाइगर क्या होगा? बाहर आएगा। टाइगर जब बाहर आएगा तो मैन ईटर बन जाएगा, मैन ईटर बन जाएगा तो मनुष्य जो है डर के मारे उसको क्या कर देगा? मार देगा। तो इसके चलते भी संख्या कम हुई और कुछ लोग शिकार भी करने लगे, इसके भी संख्या कम हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर ही 1973 में। और तब से अभी तक अब टाइगर की संख्या में धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है भाई वाई डिड टाइगर्स नंबर डिक्लाइन। तो इलीगल हंटिंग जो है, ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड बोन्स, इसके हड्डी के लिए और इसके चमड़े के लिए जो है टाइगर का जो है लोग इस्तेमाल करते थे। लोगों ने जंगल को काट दिया, जंगल को काटा तो भाई जो है कि टाइगर का हैबिटाट खत्म हो गया और इसके चलते जो है कि टाइगर बाहर आया। फिर जो क्या करेगा? लोग इसको मार देंगे, इसलिए धीरे धीरे टाइगर की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। और टाइगर भी क्या बन गया? इंडेंजर बन गया। जिस तरह रेड पांडा आज आपका इंडेंजर बन गया है, जिस तरीके से स्पैरो इंडेंजर बन गई है, जिस तरीके से डॉल्फिन भी आपका इंडेंजर में है, उस तरीके से टाइगर भी बेचारा क्या पड़ गया था? इंडेंजर हो गया था। लेकिन अब ठीक ठाक स्थिति है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित आपके एग्जाम में आपको क्या लिखना है? यहाँ पे देखिए हमने इसको स्लाइड में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को ध्यान देना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का काम क्या है? जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का काम क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सरकार गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर में सरकार ने क्या किया? तो प्रोजेक्ट टाइगर में सरकार ने प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, इसको खत्म होने से सरकार बचाई, इसको बचाने का प्रयास किया। कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रमोट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ। और सबसे जो मेन टॉपिक है, सरकार ने क्या किया? इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत में सरकार ने स्पेशल नेशनल पार्क बनवाया, जहां पे केवल और केवल टाइगर को क्या किया जाता है? प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये आपका किस में आता है? ये आपका मैप वर्क में आता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये आपका मैप वर्क से रिलेटेड है। सही बच्चों ध्यान देंगे इसमें। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत में कौन कौन से नेशनल पार्क जो है सबसे इम्पोर्टेंट है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसको ध्यान देना है, मैप में सबको प्लॉट करना है। सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ है भाई? सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। इस चीज को ध्यान में रखना है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सरिस्का, सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में है। मानस, मानस कहाँ पे है? असम में है। पेरियार, पेरियार कहाँ पे है? केरल में है। तो ये सब, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन ये सब चीज जो है आपके बुक में दिया गया है, इसको आपको याद रखना है और मैप में आपको क्या करना है? प्लॉट करना है। तो अब देखिए कभी कभी बच्चों को दिक्कत होता है, सर उत्तराखंड में कहाँ पे प्लॉट करें?
तो मैप में देखिए एकदम एग्जैक्ट नहीं डालना होता है कि भाई कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ पे वहीं पे। उत्तराखंड में आप जब आपके पास में पॉलिटिकल मैप आएगा तो आप उत्तराखंड में इसको कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर चल सकता है। ऐसा कोई बात नहीं होता है कि एग्जामिनर उसको काट देगा कि भाई उत्तराखंड में जहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहीं पे डालो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर फिजिकल मैप है तो फिजिकल मैप में तो आप उत्तराखंड देख लीजिएगा और वहाँ पे आपको ये डॉट करके लगा देना है। सुंदरबन आपको कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये स्टेट का नाम आप याद रखेंगे। पेरियार कहाँ पे है? केरल में। तो स्टेट के साथ में ये प्रोजेक्ट टाइगर में सरकार ने स्पेशली इसको बनाया था टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। अगे ये चीज तो हमने पढ़ ही लिया भाई। उसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो कितने टाइप के फॉरेस्ट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं? 3 टाइप के फॉरेस्ट दिए गए हैं। पहला जो है आपका है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा जो है आपका है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा जो है आपका है अनक्लास फॉरेस्ट। तो ये क्या चीज होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट। ये कितना होते हैं? टोटल फॉरेस्ट का 75% जो है आपका परमानेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो ये रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब आपका जो है यहाँ पे जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो मतलब है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज फर्दर डिप्लेशन नियरली 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मतलब किसी भी जंगल को मैंने किसी भी एक एरिया को प्रोटेक्टेड घोषित कर देना। उसमें बहुत सारे ऐसे जोन होते हैं जैसे बफर जोन, कोर जोन होता है, उसको हम लोग जैसे नेशनल पार्क जैसे बनाते हैं तो नेशनल पार्क उस एरिया को हम कवर कर देते हैं। सरकार उस पर खासा ध्यान रखती है और उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, उसको इसके अकॉर्डिंग टू क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी को थोड़ा बहुत अलाउड किया जाता है, थोड़ा बहुत इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। लेकिन जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट होता है इसमें रिजर्व फॉरेस्ट में ह्यूमन एक्टिविटी न के बराबर आपका अलाउड होता है। इसमें कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, इसमें कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको रिजर्व की कैटेगरी में रखा गया है, उनको बचा के आपको रखना है। तो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में और तमिलनाडु में। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन में पूछेगा ये ध्यान में रखना है परमानेंट फॉरेस्ट यानी रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो आपको मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या इसका फीचर है भाई? तो मोस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन इंडिया, मोर देन 50% ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड, कंजर्वेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एक्टिविटीज आर हाईली रिस्ट्रिक्टेड। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज एकदम न के बराबर होती है रिजर्व फॉरेस्ट में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है? अब ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? तो अब जंगल के लोग हैं भाई, तो जंगल के लोग आपके उसमें फूड कलेक्शन पे आधारित है, आपके फ्यूल कलेक्शन पे आधारित है, तो थोड़ा बहुत उनको रिलीफ दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि तस्करी करने के लिए भाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में गए हैं, जो मन किया पेड़ को काट लिए, वैसा बात नहीं होता है। कोई जैसे उसको क्या बोलते हैं, हर्डर्स लोग, तो हर्डर्स लोग अपने जानवर को चराने के लिए गए तो वहाँ पे जानवर को चरा रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ा बहुत उसको अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में इन लोगों को अलाउड नहीं किया जाता है। और जहाँ पे छीटपुट फॉरेस्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनक्लास फॉरेस्ट बोलते हैं। इनकी संख्या कम है हमारे यहाँ पे, तो जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट नहीं होता है उसको हम लोग अनक्लास फॉरेस्ट बोलते हैं। अनक्लास फॉरेस्ट आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेगा और गुजरात में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सरकार उतना ज़्यादा इसको ध्यान में नहीं रखती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है, ये देखिए लिखा हुआ है लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, रिस्ट्रिक्शन है लेकिन बहुत कम रिस्ट्रिक्शन होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे जाइएगा पेड़ को काट लेंगे, यहाँ पे कोई आपको टाइगर मिल गया तो टाइगर को मार देंगे, ऐसा बात नहीं होगा। अब बोलेंगे कि भाई सर तो बताए थे कि अनक्लास फॉरेस्ट में सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, वैसा कुछ भी बात नहीं होता है। सरकार थोड़ा बहुत इसमें अलाउ कर रखा है इसमें जो है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन आपका है, पेड़ नहीं काट सकते हैं। नियम तो ये भी है कि आप हरा पेड़ अगर आपके घर के पास में भी होगा तो आप उसको नहीं काट सकते। तो ये 3 तरीके का आपका फॉरेस्ट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के फॉरेस्ट का आपको ध्यान में रखना है, एक आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक आपका रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिजर्व फॉरेस्ट हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाला होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट
प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिप्लेशन। अब भाई देखिए, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज को या रिजर्व नहीं करेंगे, जैसे लाल चंदन मूवी देखे होंगे ना, पुष्पा, आप लोग मूवी देखे होंगे, तो उसमें लाल चंदन के तस्करी के बारे में बताया है। तो जब देखिए, हम लोग को बेचने के लिए कुछ भी बेच देंगे, सागवान का पेड़ बेच देंगे, शीशम का पेड़ बेच देंगे, चंदन का पेड़ बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे, रबड़ के पेड़ को काट को बेच देंगे, कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन कुछ बचना भी तो चाहिए ना। फ्लोरा एंड फौना में हम लोगों ने ये भी देखा था जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब लाल चंदन के पूरा पेड़ को काट दिए, अब पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगा, फिर हमारे आने वाले फ्यूचर में कोई लाल चंदन के बारे में जानेगा ही नहीं। तो इसलिए सरकार क्या करती है कि कुछ ऐसे चीजों को रिजर्व फॉरेस्ट भी डिक्लेयर करके रखती है। अब प्रोटेक्टेड में सरकार उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, भाई बचा के रखना है, थोड़ा बहुत आपको अलाउड है, जैसे सूखी लकड़ियां है, सूखे पेड़ है तो काट लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है ना। तो ये सब चीज को समझना है। मैनेज बाय द कम्युनिटीज और प्राइवेट ऑनर्स, ये क्या होते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं। तो ये दो टॉपिक तो खास आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, रिजर्व फॉरेस्ट की संख्या कहाँ पे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरला में, तमिलनाडु में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपके बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। खैर यहाँ पे ऐसे भी हमारे फॉरेस्ट की संख्या कम है। और अनक्लास फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और गुजरात में। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है, कभी भी आपको मैप प्लॉट करने के लिए आए तो एक चीज आप पढ़े होंगे, जहाँ पे भारत में ज्यादा वर्षा होती है, जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है वहां पे आपको पेड़ पौधे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो भारत में दो तीन ऐसे इलाके हैं, जैसे ये वेस्टर्न घाट का इलाका है, ये वेस्टर्न घाट के इलाकों में आपको ज्यादा पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट के पास में ही आपको इधर इस साइड में आपको इसके ऊपर ये मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इलाका है इसमें आपको बहुत सारे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक जगह और है आपका फॉरेस्ट वाला जो है, यहाँ पे तो मैप में खैर नहीं है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में भी आपको बहुत ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है। तो ये दो जो इलाके होते हैं यहाँ पे आपको फॉरेस्ट की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न घाट वाला जो इलाका है और अंडमान निकोबार वाला इलाका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फुटहिल्स ऑफ द हिमालय में भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट की संख्या कम है, लेकिन जो भी है, क्योंकि अगर डाटा के अनुसार देखा जाए तो 33% आपको क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन भारत में अप्रोक्स आपका 18% ही फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट की संख्या भी हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला कि कम से कम हम लोग अपने घर में 2-4 पेड़ जरूर लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर लेक्चर 3 में।